पिछला हमने श्रेणी क्रम समूहन में प्रतिरोधों के लिए परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात किया था और आज के वीडियो में हम समांतर क्रम समूहन में परिणामी प्रतिरोध का क्या मान निकलता है, उसके लिए जो सूत्र उत्पन्न होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समांतर क्रम समूहन होता क्या है। प्रतिरोधों को समांतर क्रम समूहन में जोड़ने के लिए प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु ए पर तथा दूसरे सिरे को एक बिंदु बी पर जोड़ दिया जाता है। उसके पश्चात बिंदु ए और बिंदु बी के बीच एक सेल को जोड़ा जाता है। सेल को हम विद्युत वाहक बल से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, माना कि R1, R2, R3 डायग्राम में देख सकते हो, R1, R2, R3 समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध है। समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध है। माना कि बिंदु A से B तक का विभव कितना है, V है। बिंदु A से बिंदु B तक में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। इन तीनों प्रतिरोधों का एक ही विभव है, कितना, V। तब बिंदु A पर धारा के I के 3 भागों में बटा माना जा सकता है। माना कि 3 भागों में धाराएं क्रमशः I1, I2 और I3 बढ़ती है। मतलब कि इस परिपथ में 3 अलग अलग प्रकार के प्रतिरोध लगे हैं। पहला प्रतिरोध को हम R1 नाम देते हैं, दूसरे को R2 और तीसरे को R3। इस A बिंदु से धारा I 3 भागों में बढ़ती है। पहले भाग में बढ़ती है तो उसका नाम I1 हो जाता है, दूसरे भाग में जाने वाली धारा का नाम I2 और तीसरे भाग में जो धारा जाती है जो प्रतिरोध R3 से जुड़ी हुई है तो उसके लिए धारा का मान I3 हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध 3 है और उनके विभव का मान तो सिर्फ V कांस्टेंट है, लेकिन इन तीनों को जो धारा मिल रही है उनके मानों में परिवर्तन है थोड़ा थोड़ा। पहले वाले के लिए I1 है, दूसरे वाले के लिए अगर धारा जा रही है तो उसका नाम I2 है और तीसरे वाले प्रतिरोध के लिए जो धारा जा रही है उसका नाम कितना है, I3 है। ठीक है, तब प्रत्येक प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से, यहाँ पर मैंने संकेत से दर्शाया डायरेक्ट, इसकी जगह आप हिंदी में ओम लिख सकते हो। तो V इज इक्वल टू पहले प्रतिरोध के लिए I1 R1, दूसरे के लिए V इज इक्वल टू I2 R2 और तीसरे के लिए अगर विभव का मान निकाला जाए तो V इज इक्वल टू I3 इंटू R3। इससे हम क्या करते हैं कि I1 का मान, पहले वाले समीकरण से हम I1 का नाम मान निकालते हैं तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 के निकालेंगे तो V अपॉन R2 और I3 के निकालेंगे तो V अपॉन R3। इन तीनों के मान हम परिणामी धारा में रखेंगे। हम ये जानते हैं कि बिंदु A से पहले जब धारा I आती है तो उसका मान I होता है और इस I का बिंदु A के पश्चात 3 भागों में विभक्त होना ये प्रदर्शित करता है कि इन तीनों विभक्त धाराओं का मान अगर योगफल में अगर जोड़ा जाए तो वो I के बराबर होगा, जो परिणामी धारा होगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इन तीनों का योग इस परिणामी धारा की उत्पत्ति बताता है। अब समीकरण से हमने I1 का मान निकाला था, I2 का भी मान प्राप्त हो गया था, I3 का भी प्राप्त हो गया था। इन तीनों के मान इस समीकरण में रख देते हैं। तो I1 का मान कितना है, V अपॉन R1, I2 का मान कितना है, V अपॉन R2 और I3 का तो हमें पता ही है जो कि V अपॉन R3 है। अब हम लिखते हैं इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो I इज इक्वल टू V कॉमन आया, निकाला R1 अपॉन I1, R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। अब हम मानते हैं कि बिंदु A से बिंदु B तक सिर्फ एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ था जिसके धारा का मान I है और उसके बीच का जो विभव है वो भी कितना है, V है। मतलब ये तीनों मिलके एक ही प्रतिरोध बना रहे हैं। ठीक है, इसमें उस प्रतिरोध पे बहने वाली धारा का मान I है और उसके बीच का विभव कितना है, V है। तब प्रतिरोध के नियम से V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, RI, जो कि ओम का नियम है। अब मैं इससे क्या करता हूँ, थोड़ा पक्षांतर करके I का मान निकालता हूँ। I इज इक्वल टू कितना आया, V अपॉन R। अब मैं इस I की जगह V अपॉन R लिख सकता हूँ। तो मैं समीकरण नंबर 1 में I इज इक्वल टू V अपॉन R रखता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, इस I की जगह मैं V अपॉन R लिखता हूँ। तो V अपॉन R लिखा इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इंटू V जो बाहर था वो LHS से या पक्षांतर की विधि से इसको काट देता है। तो बचता कितना है, 1 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही हमारे समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध के लिए सूत्र है। आंसर